नए भारत की युवा आवाज़ को उठाने वाला एक खास शो न्यू इंडिया डिबेट, जिसकी यात्रा लगातार जारी है। हम आप पहुंचे हैं देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इस बार की न्यू इंडिया डिबेट विकास बनाम पर्यावरण पर होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। तो चलिए मेरे साथ और शुरुआत करते हैं आज की न्यू इंडिया डिबेट। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हर विकास के अपने सकारात्मक और नकारात्मक नतीजे होते हैं। विकास की अंधी दौड़ में गगनचुंबी इमारतें तो हमने बना ली, कंक्रीट के जंगल तो हमने खड़े कर लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए चुनौतियों के कैसे पहाड़ हम खड़े कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। इसलिए पर्यावरण का, हमारी वन्य संपदा का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। हम आप पहुँचे हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में और न्यू इंडिया डिबेट में आज बात विकास बनाम पर्यावरण पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, चूँकि विकास बनाम पर्यावरण में हम ये देख रहे हैं कि विकास तो जीत रहा है लेकिन पर्यावरण हार रहा है, ऐसा क्यों है? I would like to start my answer with a famous quote by Robert Redford. He said that I think environment should be kept under the category of national security. He said that defending our own resources is like defending ourselves abroad. Otherwise, what will left to defend? Of course, development is important. As today we are in Dehradun, I will like to say about Dehradun Delhi Expressway. In the stretch of Ganeshpur to Dehradun, which is just 15 kilometers, we are cutting down 11,000 trees. Today the question is from our generation that do we really need these kind of development? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरीके के विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोई और इस पर अपनी बात रखना चाहेगा? अगर हम करंट डेवलपमेंट फेज़ की बात करें, यहाँ पर एक एक्सट्रैक्टिविज्म वाली चीज़ हो रही है। मतलब डिमांड भी नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई भी शॉर्ट पड़ रही है, क्योंकि जो करंट ह्यूमन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो ओवर यूज़ हो रही है और मिसयूज़ हो रही है। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थमने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा स्वार्थी होंगे तो हम आज तो जी लेंगे लेकिन कल कैसा छोड़ के जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। कोई और? Sir, there is a philosophy Madhyam Pratpada. Sir, here environment and development we have to balance two sides. मतलब development of maximization के लिए we are ruining our environment. So environment should be always minimized, like effects बारे में के harmful effects. So we have to go with balancing modes. सर, जैसा आपने बोला कि हमें थमने की ज़रूरत है, उसका हमने बहुत ही बड़ा उदाहरण अभी अपना कोविड पैंडेमिक देखा था, जिसमें when all of the activities stopped for 2 years, almost 2 years, we saw a very drastic change in the environmental conditions, and especially our capital city Delhi NCR saw a drastic change, and we all can learn from that if we manage our development and we take measures accordingly, so we can of course help the environment and overcome all the problems. हमने देखा कि जब 2 साल के लिए सब कुछ बंद था तो हमने थोड़े में भी गुजारा करना सीखा और हमने उसको मैनेज किया। इसका मतलब यह है कि हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें अब आदत नहीं है और उस वजह से हम एनवायरनमेंट को, हमारे वन्य संपदा को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं। ऐसा है क्या? आज के टाइम में ह्यूमन की नेचर ऐसी बन चुकी है कि हमें चीज़ें जल्दी चाहिए, ग्रीडी हो चुकी है हमारा नेचर। तो चीज़ों को जल्दी अर्जित करने की लालसा की वजह से ये विकास की दर को तो बढ़ा रहे हैं, परंतु हम ये नहीं देख पा रहे कि हम प्रकृति को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर, महात्मा गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है कि अर्थ इज़ इनफ टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ह्यूमंस, नॉट फॉर द ग्रीड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे ऐसे ज़रियों की खोज कर सकें जिससे हम एनवायरनमेंट को सेव करते हुए डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सकें, क्योंकि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों ही को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है आज के समय में। तो द बैलेंस इज़ द की वर्ड, आई थिंक। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनेगा? I want to state a quote that I don't want to protect the environment. I want to build a world that needs no protection.
The environment doesn't need a protection because as we have seen the cleaner technologies, we can go for the sustainable development alternatives. If we talk about China, if we talk about Japan, there are many carbon footprint technologies and photo techniques that have been developed there. Even in Germany, the wind farm techniques, offshore techniques that have been developed to lack the pressure that is on the natural resources we are having. एनवायरनमेंट डजंट नीड प्रोटेक्शन, कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है? सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं अभी उसमें वो भी गरीबों के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए और सस्टेनेबल भी होना चाहिए, जैसे कि विंड टर्बाइंस है और सोलर एनर्जी है जो कि रिसाइक्लेबल है. Development always should be people centric. People has to become wealthy. When people has become healthy, when people got proper education, that should be we had to consider as a development. So sir, the thing is when industrial revolution, these are coming on development, they are majorly focusing on industrialization. Sir, day by day poverty line is worsening a lot in our country. So when I have to say that poverty should be developed. Poverty line should be developed. So I believe development involves a healthy environment. Development is nothing without having nature around us, having trees around us. So it is not development against environment. I feel it is more integrated approach where we involve development with environment. मेरे हिसाब से हमारा देश जो है वो एक मार्गदर्शक बना है बाकी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं 1947 से लेके अब तक जो ट्री और फॉरेस्ट कवर है वो उतना ही % पे है. अभी 24.62 आया था एंड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन 3 times और इसके बावजूद हमारी जो फॉरेस्ट कवर है वो सेम रहा है. इंटरनेशनल सोलार अलायंस के हम फाउंडर्स हैं. हमारा 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का मिशन है. 2030 तक हमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कन्वर्ट करनी है. So I feel we as a country are leading the world. गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं. वी एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया वी शुड फॉलो दोज थिंग्स. ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे दूसरे हमें देख के कोई भी नहीं करेगा. ऐसा सबको करना चाहिए और हमें देख के लोगों को भी सीखना चाहिए. ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए. अभी जो न्यू पॉलिसीज़ पॉल्यूशन टैक्सेस लगाते हैं, ग्रीन टैक्सेस लगाते हैं, तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स का भी एक नोटिफिकेशन ये रहा है कि हम ड्राफ्ट बना रहे हैं पॉलिसीज़ को लेकर, जिसमें जो पॉल्यूटिंग एजेंसीज़ होंगी, जो पॉल्यूटिंग कंपनीज इंडस्ट्रीज़ होंगी, वो पे करेगी उनके लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग. हमारा जो डिबेट का टॉपिक भी है विकास बनाम, पहले था कि मतलब विकास और पर्यावरण को कदम से कदम मिलाकर चलना है, पर सच्चाई जो आपने बोला वही है, विकास बनाम पर्यावरण हो गया आजकल की दुनिया में. जैसे उन्होंने पहले बोला था, जैसे दिल्ली और देहरादून का जो हाईवे बना है, हाईवे तो हमारे पास था, 4-5 घंटे में पहले भी पहुंच रहे थे, पर ये ना फिर आ जाता है ग्रिड का मामला. अब 5 घंटे को कैसे भी करके 4 घंटा करना है, और 4 घंटे के मामले हमने यहाँ पे जितने पूरा EIA करते हैं वो बोलने को तो बोलते हैं कि बस यहाँ हम 1 पेड़ काटेंगे और 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगा देंगे. पर आपने तो पेड़ का जिसको पता नहीं अच्छे से उसको तो हो गया कि हाँ पेड़ तो लग रहा है यार, 1 पेड़ कटे 10 पेड़ हो गए. पर वहाँ का हमने पेड़ नहीं काटा, हमने जितना वहाँ का इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम था सभी हमने वो कर दिया. आप पेड़ लगा सकते, पर जो इकोसिस्टम वहाँ पे जो बना हुआ था वो कभी आप कितना भी आप ट्राई कर लो फिर से वहाँ इकोसिस्टम वो बन ही नहीं सकता. अगर हम जितनी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करें तो वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी ला सकता है. और अगर हम बात करें दूसरे प्रोटोकॉल्स की, जैसे कि वन ऑफ माय ओपोनेंट सेड कि प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं. येस, लाइक पेरिस कन्वेंशन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, और हमारा जो कंट्री है वो इन हैंड चल रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ. और कहीं ना कहीं जो पेरिस कन्वेंशन 2016 में बनाया गया था वो आज भी कंटिन्यूड है. और शायद अकॉर्डिंग टू अगर हम रिपोर्ट्स UNEP के रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें या बायोमास एनर्जी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से हमारा बायोमास प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है. लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना, आपने कहा कि पर्यावरण से जितना हम लें उनसे ज़्यादा हम उसको दें, लेकिन हम तो ये है कि दे तो कुछ पा नहीं रहे हैं, ले रहे हैं. बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है मियावाकी कन्वेंशन जो बात करते हैं उसके हिसाब से. ये साउथ ईस्ट एशिया से ही निकल के आया है बाहर कि आप सीड्स को पास रोपिए, मतलब पास आप उनको बोइए, जिसकी वजह से आपका जो डेंस फॉरेस्ट है उसका कवर बढ़ेगा. तो इस चीज़ को हमें अपने देश में भी लाना चाहिए और ऐसे ही हमें ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने चाहिए ताकि एफॉरेस्टेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए. Environment consideration is very important for development. For example, indiscriminate felling in the hilly regions of the country will cause the soil erosion
and which will eventually cause siltation of the deltas and flooding of the rivers, which will affect the agriculture and the development activities around the country. So development without environmental consideration is impossible. So talking about the solution of how we can maintain the parity between environment and development, so it is the term which correlate both environment and development is sustainable development, which implies that is development with environmental consideration, and more simply that is uses of the ecosystem services in a way that satisfies the present need as well as the future needs. We all need a green environment as well as luxury to sustain, to just fulfill our demands. But what is happening is like we talk about the environment, so it is just a matter of the fact that we have everything in documentation. We have basic facts written, the policies being framed, but they are not being implemented in a way. इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया है वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ओपन एंड स्क्रब फॉरेस्ट। असलियत ये है कि पिछले 2 साल में वेरी डेंस कैटेगरी के जो फॉरेस्ट हैं उनमें सिर्फ 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इंक्रीज़ हुआ है, बल्कि ओपन जो हमारे फॉरेस्ट हैं जिनका डेंसिटी ज़्यादा नहीं है उनके जो एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो बेसिकली वो जो हम परसेंटेज दिखाया जा रहा है हमको, जो इंक्रीज़ हो रहा है हमारा एरिया, दैट इज़ ओपन फॉरेस्ट, दैट इज़ नॉट डेंस फॉरेस्ट। दिन बर दिन बहुत पेड़ काटे जाते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफॉरेस्टेशन होता है, मगर हम इन छोटे आंकड़ों से खुश हो जाते हैं कि हम शायद हमारा जो है पर्यावरण उभर के आ रहा है, मगर असलियत जो है कुछ और है। Quality Control Council, they have stated that the EIA doesn't work properly based on the vigorous data. So I believe that there should be some institutional like proportion or something that will contribute with the ideas and new policies that need to be implemented. And if there is any flexibility, in any flexibility in the ideas, so like it can be. Okay. अगले सवाल पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण का बढ़ता दायरा हमारी वन्य संपदा को छोटा कर रहा है या उनको नुकसान पहुंचा रहा है? Industrialization and urbanization are causes to forest. In Kerala, the place came Malappuram, there was a huge tree which was demolished, and due to which the only single tree is not been demolished, due to which the hundreds of whistling ducks has been thrust to the ground, and we can't say that only trees have been demolished due to those acts. So when we see these sort of things, I think that whenever the authority make a committee in order for the development of or the urbanization is concerned, they could have involved some of the environmentalists or those who know something about the environment, so that these sort of conflicts can be reduced. ठीक है, तर्क ये दिया जाता है कि शहरीकरण ज़रूरी है, औद्योगिकरण ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, विकास के लिहाज से, लेकिन उसकी कीमत क्या चुका रहे हैं आप, इसको भी तो ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नहीं? हमारे पास इंदौर भी है जो कि बहुत साल से प्रदूषण फ्री सिटी रह चुका है। वहाँ पे अभी ट्री एम्बुलेंस जैसी इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुई है। तो हमें इस तरह के उदाहरण से आने की ज़रूरत है रैदर दैन बीइंग लाइक दिल्ली एंड मुंबई। बिल्कुल, इंदौर ने एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया है। ट्री एम्बुलेंस मतलब आप ये सोचिए कि देखभाल का स्तर और पर्यावरण के लिहाज से मुझे लगता है कि इस स्तर की जागरूकता की ज़रूरत हमारे देश में आज हर जगह से होनी चाहिए। किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करने के लिए आपको मुख्यतः 3 चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंट क्लियरेंसेस, सेकंड इज़ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एंड थर्ड वन इज़ कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन। बट ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है कि कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं, क्योंकि जो इम्पैक्टेड पॉपुलेशन है उनको इस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती, उनको इतना कंसर्न नहीं दिया जाता। क्योंकि अब जितने भी आदिवासी लोग हैं, जहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको क्यों पूछेगी, वो तो अपने फ़ायदे के लिए काम करेगी। जबकि ह्यूमन पार्टिसिपेशन किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मतलब इनपुट होना चाहिए। सर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आज की नीड है, बट इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि एक पेड़ के बदले 10 पेड़, तो एक पेड़ को ग्रो होने में पता नहीं 100 साल लग जाते होंगे। आप उसको काट के अगर 10 पेड़ भी लगा रहे हैं तो क्या उन 10 पेड़ की उतनी वैल्यू जितनी वैल्यू उस एक पेड़ की थी? तब से यही बातें चल रही है। पॉइंट है, देखिए खाना पूर्ति नहीं करना है ना, ठीक है, और ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। और आप
पेड़ तो आप आंकड़ों के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए तो 100 पेड़ 1000 पेड़ लगाए गए, लेकिन उनका संरक्षण फिर कैसे किया गया? उसके बाद किसी ने देखा कि वो उनका क्या हाल है या उनको किस माहौल में आप बड़ा कर रहे हैं, वो जीवित है भी या नहीं है? तो फिर आंकड़ों से तो खेल नहीं चलेगा ना फिर। पर अगर हम बात करें कंक्रीट जंगल की भी, बेसिकली जो जंगल फॉरेस्ट के नहीं है वो जंगल हैं कंक्रीट बिल्डिंग्स के। वहाँ पे क्या है कि स्पेसिस, नैरो स्पेसिस है, ग्रीन कवर कम है। वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा हो रहा है और प्रेशर सिटीज़ पे बढ़ रहा है। वहाँ पे अब लोग क्या है, लोग शहरों की तरफ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे उनको जॉब के ऑप्शंस ज़्यादा हैं। और बात की जाए इसमें जो नैरो स्पेसिस है, अगर हमें कुछ हम कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ट्री स्पेसिस उगा सकते हैं, जो कि वहाँ पे शहरों में क्या हो रहा है कि वाटर लेवल डाउन जा रहा है। वहाँ पे उन ट्री स्पेसिस को हम उगा सकते हैं जो कम वाटर में भी सर्वाइव कर जा सकती हैं, जैसे कि इक्लिप्टस। लेकिन क्या आपको लगता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या इसकी एक बड़ी वजह है जो हमारे प्रकृति, पर्यावरण और वन्य संपदा को नुकसान पहुंचा रही है? एमपी के सीएम ने अभी अंकुर स्कीम शुरू करी है। उस स्कीम के अंतर्गत हम लोग जो एक प्रतियोगिता, उन्होंने कंपटीशन शुरू किया है जिसके अंतर्गत हम लोग सैपलिंग्स लगाएंगे और उसकी देखभाल, जैसा आपका क्वेश्चन था कि उसकी देखभाल भी करना ज़रूरी है, सिर्फ पेड़ लगाना ज़रूरी नहीं है। तो उस स्कीम के तहत एक वायुदूत ऐप बनाया गया है, उसके हम मॉनिटर भी करेंगे वो लोग। ऐसा पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि आई थिंक इस धरती पे जितने भी जीव जंतु है सब अपने मिनिमम के लिए जीते हैं और हम अब बियॉन्ड मिनिमम हम कभी भी बेसिक नेसेसिटी से हम ऊपर, वही हमारी आदत बन रखी है। पशुओं से भी हमारा गिरा हुआ स्तर एक तरीके से देखा जाए तो डेफिनेटली दोहन करने की यदि मैं बात करूं तो, ग्रीडीनेस की बात करूं, सेल्फिश होने की बात करूं तो, क्योंकि जो पशु है वो भी उतना ही लेते हैं एनवायरनमेंट से जितना उनकी ज़रूरत है। वो ग्रीडीनेस अब हमारी नेसेसिटी बन रखी है। जैसा आपने बोला था, कोरोना का समय था जब हम वो बेसिक नीड पर आ रखे थे, तब सब चीज़ें फ्लरिश कर रही थी। वो हमें सीख देती है कि विथ मिनिमम एबिलिटी पैरेलली हम चल सकते हैं। जिस तरीके हम लोग फॉरेस्ट एरिया में घुस रहे हैं, हम लोग को ये करना चाहिए कि फॉरेस्ट एरिया हम लोग अपने अंडर लाए। जैसे कि हम लोग इंट्रोड्यूस किए अर्बन फॉरेस्ट्री की वजह से फॉरेस्ट एरिया मतलब अर्बन हम लोग शहर के बीच में एक फॉरेस्ट एरिया हो सकता है और हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री का अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी कम होके हम लोग और अदर सोर्सेज से हम लोग फॉरेस्ट यूज़ निकालेंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ले पाएंगे। सर मेरा मानना है कि हमें बस सस्टेनेबल ही नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव होने की ज़रूरत है। अभी सर हम लोग का टारगेट है कि 2.5 बिलियन टन कार्बन इमिशन को कम करना है थ्रू प्लांटेशन, नए प्लांटेशन से। तो उसको हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट कवर ही बढ़ा के नहीं बल्कि ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है उसको बढ़ा के कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को और समझ में आएगा, फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट हम लोग बाहर आती है उसके बारे में पता चलेगा और जितना भी उसका यूज़ है हम लोग और यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इससे फॉरेस्ट कवर भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। सर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फॉरेस्ट को ऑब्स्टेकल की तरह नहीं देखना चाहिए, हमें उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग देखना चाहिए कि फॉरेस्ट कॉम्प्लीमेंट कर सकता है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को। जैसे कि अभी मेरे फ्रेंड ने बोला कि अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ बहुत लार्ज एरिया में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अराउंड फॉरेस्ट ट्रीज़ को प्लांट किया जा सकता है। उससे हमारे इन्वायरमेंट में जैसे पोल्यूशन क्रिएट होता है, वो ट्रीज़ पोल्यूशन डिक्रीज़ करने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर जिक्र हुआ था कि जागरूकता की भी कमी है और हम चूँकि बढ़ती हुई आबादी की बात कर रहे हैं, हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि जब हम बात राजनीति की करते हैं तो मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और कर्ज माफ़ी जैसे जो मसले हैं ये तो राजनीति का मुद्दा बनते हैं, लेकिन हमारे देश में मुझे लगता है कि दुर्भाग्य की क्यों आज तक वन, पर्यावरण, संपदा जैसे मुद्दे राजनीति का मुद्दा नहीं बन पाए। तो क्या ये एक बड़ा कारण है कि जो हमारे देश की जो आबादी है या जनसंख्या है उनको इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिखाता तो यही है। क्या कहना चाहेंगे? अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते पॉपुलेशन को बाय लेजिस्लेशन, सो हमें ये देखना चाहिए कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं पॉपुलेशन को, हमारे यूथ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे ट्राइब्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा कि हम इंक्लूड करें कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए। फॉरेस्ट के यूज़ को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये नहीं माने कि वो ख़राब है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो कार्बन बेस्ड और वुड बेस्ड करे। सर जैसे आपने बोला मुफ्त बिजली, मुफ्त हमें जो मिलेगा ये मानव की वो प्रकृति है कि वो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेगा ही करेगा।
तो सर मुफ्त देने से बेटर है कि हम लोगों को थोड़ा अवेयर ज़्यादा करें। जैसे कि अब जनता है, ऑब्वियसली जनता है, लेकिन उसको मैन पावर की तरह यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों हम कार पूलिंग नहीं कर सकते, क्यों हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ नहीं कर सकते? जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपनी कंट्री में, उसके आगे एक एनवायरमेंटल कॉस्ट ऐड करना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि कोई भी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है। और एक एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री में होना चाहिए, जैसे कि FRI है फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग हियर दे आर वेरी वेरी लाइक उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के अकॉर्डिंग, लेकिन ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता है। तो हम मुझे लगता है कि फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट्स अपने कंट्री में और ज़्यादा बढ़ने चाहिए। जो हम NHI है वो जो पेड़ काटता है वेन्यू प्लांटेशंस में, रोड साइड प्लांटेशन में जो पेड़ कटते हैं, क्या वो पेड़ कटने के बाद उसी अर्बन एरिया में प्लांटेशन उनका होता है कि वो किसी और एरिया में प्लांट किए जाते हैं? क्योंकि अगर उनका प्लांटेशन वहाँ पर नहीं हो रहा है तो हमारा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इंक्रीज़ ही हो रहा है उससे। इंडिया में इलीगल फेलिंग बहुत ज़्यादा लेवल होती है। अगर डाटा को हम पढ़ें तो अराउंड 10 मिलियन हेक्टेयर पर साल इलिसिट फेलिंग होती है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है वो अराउंड 21,000 इंक्रीज़ किया है, पर उसी के साथ वो इलिसिट फेलिंग से डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि जिससे जो ये इलिसिट फेलिंग हो रही है इसको बहुत हद तक कम किया जा सके। एक सवाल ये है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसका होना चाहिए? अगर हमारी एक रिवर है सर, अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर डैम्स बनाए जाए तो सर उसके बहुत ज़्यादा मतलब डेविस्टेटिंग उसके रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो उसका सर ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेन सर ये है कि अगर वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस पे और ग्राउंड लेवल पे अगर उसका ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो तो सर हमारे बहुत सारे मतलब जो हमारे रिजल्ट है सर हम उनको पहले से ही रोक सकते हैं। हम लोगों को सब चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हम लोगों को उनको बेसिक नीड्स देने पड़ेंगे। पर मेरा मानना ये है कि हम लोग हर एक इंसान को जाके अवेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग हमारी बात को शायद ना समझ पाएँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन और प्लान्स ऐसे लेने चाहिए और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि उन लोग तक वो बात पहुंच सके, क्योंकि वो लोग मानेंगे, क्योंकि हमने हमारी हायर अथॉरिटीज़ को चूज़ किया है, उन लोगों को उस जगह पे रखा है कि वो लोग हम पे कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमें उन चीज़ों को फिर फॉलो भी करना चाहिए। ओके, हमारे देश में वन संरक्षण के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है। आपको लगता है कि वो जो कानून है उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं स्मगलिंग के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, करप्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको लगता है कि इस पर मार करना बहुत ज़रूरी है? ये जो स्मगलिंग है, जो मनी आ रहा है इसमें, ये सिर्फ मतलब इलीगल तरीक़ों से ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ हो रहा है, टेररिज्म के लिए यूज़ हो रहा है, नक्सलिज्म के लिए यूज़ हो रहा है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में? हम लोग बहुत ज़्यादा नई नई टेक्निक्स दे रहे हैं लोगों को, स्पेशली फार्मर्स को हम लोग नई नई टेक्निक्स दे रहे हैं कि ऐसा करिए, ऐसा ना करिए, इन्वायरमेंट को जिससे ज़्यादा हार्म ना हो, हम वो सारी टेक्निक्स एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे, जिससे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो और कम हार्म पहुँचे। ये एक इंडिया के अंदर प्राइम इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट फील्ड में सर, इसी के थ्रू ICFRI सारे इंस्टीट्यूट को फंड दे रहा है। बट सर हम लोग ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ जगह पे FRI को सपोर्ट नहीं कर रहे, जैसे कि हम लोग का FRI है वो भी अभी भी डीम टू यूनिवर्सिटी है, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए जिसकी वजह से और प्रमोशंस हो और नए इंस्टीट्यूट्स खुले और जगह हम लोग को प्रमोशंस। आप कुछ कहना चाहेंगे? इस जैसे इंस्टीट्यूट की वजह से पूरे देहरादून में यहाँ पे आपको एक अलग वातावरण का अनुभव होता है। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहेंगे तो सारे जगह पे एक अलग अलग माइक्रो इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल होने में या फिर लोगों के रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए जो इन्वायरमेंट को भी साथ साथ अपलिफ्ट करेगा, उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जो पेड़ काटा तो काटा, दैट व्हाट्स डन इज डन। सो व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक प्रिजर्व करना पड़ेगा, जैसा सस्टेनेबल यूज़ के लिए हम उसका लाइफ बढ़ाने पड़ेगा, जैसा ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने पड़ेगा। सो हियर इन द फॉरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स हम क्या कर रहे हैं कि हम लाइक FRI इज ट्राइंग टू रिसर्च और मेक न्यू प्रिजर्वेटिव्स, जैसा अभी रिसेंटली जिबोक बनाया, लाइक इट्स लाइक ट्रूली फ्रॉम FRI। सो अभी इंडस्ट्रीज में दे विल यूज़ दिस स्टफ, सो वी ट्राई टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी बाई सेइंग दैट। एंड जो इन्वेसिव स्पीशीज़ है, जैसा हम पता है बाहर से आया, जैसा अभी इट्स लाइक पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, जैसा लैंटाना कैमेरा जैसा
weed है. So we are here in FRI, we are trying to make it into particle board. So उसको like crush करके we are making a new furniture. It's a new innovative things we are trying to do here in FRI, and nanotechnology is one of the promising thing like we are doing in FRI. Protection of plant species. So FRI is working for the protection of endangered species which are at the verge of getting extinct. So FRI has influence in forestry. तो सवाल बहुत हैं लेकिन उनके जवाब उससे भी ज़्यादा हैं, और इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जागरूक हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में संस्कृति और हमारे पर्यावरण के प्रति हम सब सजग और जागरूक होंगे, क्योंकि समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, यानी कि धरती को माँ मानने वाला हमारा देश रहा है, प्रकृति को पूजने वाला हमारा देश रहा है, और ऐसे देश के वासी होने के नाते जल, जंगल और ज़मीन के प्रति हम सब अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को बखूबी निभाएंगे और आने वाले कल के लिए एक बेहतर कल बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शक सनसेट टीवी पर न्यू इंडिया डिबेट के इस एपिसोड को सनसेट टीवी के अलावा हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।